अगर हम कल्पना करें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 86,000 दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर है, फ्लड लाइट्स की चकाचौंध है और पिच पर खड़ा एक ऐसा खिलाड़ी है जो शारीरिक रूप से तो उस पल को पहली बार जी रहा था, लेकिन मानसिक रूप से वो महीनों पहले ही ये मैच अनगिनत बार खेल चुका था। हाँ बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में ना हमारा मिशन यही है कि हम मानवीय क्षमता की उन चरम सीमाओं और प्रकृति की अप्रत्याशित ताकतों के बीच के इस अद्भुत तालमेल को समझें। सही कहा। तो आज हमारे पास जो स्रोत है उसमें 2026 के T20 विश्व कप फाइनल के ऐतिहासिक आंकड़े हैं और इसके अलावा टॉयसा 2025 एथलेटिक्स अवार्ड्स के नॉमिनेशंस भी हैं। और सिर्फ खेल ही नहीं, हम ओडिशा और राजस्थान के खेल बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट्स पर भी बात करेंगे और साथ ही मौसम विभाग यानी IMD की नवीनतम चेतावनियों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल वाले दस्तावेज भी हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्रिकेट के मैदान की तपिश से लेकर उत्तराखंड की बर्फीली हवाओं तक आज की इस चर्चा में डेटा, जज्बा और तकनीक का एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं 8 मार्च 2026 के उस ऐतिहासिक दिन से। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना T20 विश्व कप खिताब बचा लिया। अरे वो मैच, मतलब स्कोर बोर्ड पर 255 रन टंगे थे। टूर्नामेंट के फाइनल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने अपना ही वो 2024 वाला 176 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल कैसे भूल सकते हैं। 4 ओवर 15 रन 4 विकेट। मतलब T20 क्रिकेट के फाइनल में ऐसा स्पेल फेंकना सांख्यिकीय रूप से एक विसंगति है, एक एनोमली है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वो तो नियंत्रण का चरम था। और इस जीत ने ना भारत को क्रिकेट के इतिहास में एक अनोखे मुकाम पर खड़ा कर दिया है। लगातार 2 खिताब बचाने वाला और कुल 3 खिताब जीतने वाला पहला देश। बिल्कुल। लेकिन इन सारे आंकड़ों के बीच ना एक कहानी ऐसी है जो खेल मनोविज्ञान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मैं संजू सैमसन की बात कर रहा हूँ। जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। हाँ, 5 पारियों में 321 रन और वो भी 199.37 के अकल्पनीय स्ट्राइक रेट से। बाप रे। और फाइनल में 79 रनों की पारी। ये तो बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह है। मतलब जितना अधिक दबाव डाला जाता है वो उतनी ही तेजी से उछलता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ शारीरिक खेल नहीं था। स्रोत बताते हैं कि सैमसन न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने खुद को ब्रोक कहा था। ब्रोक? अच्छा, एक एथलीट के लिए ये मानना कि वो टूट चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर से बात की। उन्होंने अपने खेल को विजुअलाइज करना शुरू किया और 2024 से ही इस पल की तैयारी की। विजुअलाइजेशन मतलब वो सिर्फ दिमाग में मैच खेल रहे थे? बिल्कुल। जब आप मानसिक रूप से किसी चीज को पूरी गहराई से विजुअलाइज करते हैं ना, तो आपका दिमाग उन्हीं न्यूरल पाथवेज को सक्रिय करता है जो असल में खेलते वक्त होते हैं। अच्छा, तो दिमाग को लगता है कि वो असल में खेल रहा है। हाँ, तो जब सैमसन असल में पिच पर उतरे तो उनके दिमाग के लिए वो कोई नया दबाव नहीं था। ये मानसिक दृढ़ता का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन मानसिक दृढ़ता के साथ साथ ना महान खेल के लिए बेहतरीन मैदानों की भी जरूरत होती है। अब हवा में तो शॉट नहीं मार सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से हम खेल के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। भारत में इसमें बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि राजस्थान का जो ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम है, जिसने 1969 से 2021 तक इतने मैच होस्ट किए, अब उसके साथ साथ नए स्टेडियम बन रहे हैं। जी, जयपुर में 50,000 की क्षमता वाला और उदयपुर में 35,000 की क्षमता वाला नया स्टेडियम प्रस्तावित है। विश्व एथलेटिक्स काउंसिल ने ओडिशा के भुवनेश्वर वाले कलिंगा स्टेडियम को 2028 विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब 22 साल बाद 2004 के बाद भारत में ऐसा कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या इंडोर एथलेटिक्स भारत जैसे देश में सच में इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? मतलब हमारे यहाँ तो वैसे ही आउटडोर खेलों का बोलबाला रहता है, मौसम भी ज्यादातर खुला ही रहता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो कलिंगा स्टेडियम का जो 200 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक और जंप या थ्रो जोन है, वो भारतीय एथलीट्स को मौसम की परवाह किए बिना साल भर ट्रेनिंग का मौका देगा। अच्छा, मतलब बारिश हो या लू चल रही हो, उनकी ट्रेनिंग नहीं रुकेगी? बिल्कुल। ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। निरंतरता बहुत जरूरी होती है किसी भी एथलीट के लिए। समझ गई।
और जब इंडोर और आउटडोर स्टेडियम विश्व स्तर के बन रहे हैं तो इनमें प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट्स भी अब वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत है टोइजा 2025 के नॉमिनेशंस। बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में एथलीट ऑफ द ईयर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का जो दबदबा है वो हैरान करने वाला है। मतलब 8 में से 4 नॉमिनेशन सिर्फ यूपी से हैं। यूपी के एथलीट सच में कमाल कर रहे हैं। आप गुलबीर सिंह को ही देख लीजिए। हाँ, जिन्होंने 5000 मीटर में 13 मिनट का बैरियर तोड़ा, 12 मिनट 59.77 सेकंड का समय, ये तो एशियाई रिकॉर्ड है। और पारुल चौधरी, उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 9 मिनट 13 सेकंड में 3000 मीटर स्टीपल चेज का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा और फिर एशियाई चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड वापस तोड़ दिया। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना, ये तो एक अलग ही लेवल की जिद है। और भाला फेंक में सचिन यादव का वो 86.27 मीटर का पर्सनल बेस्ट। बिल्कुल। और रूपल चौधरी की भी 400 मीटर और रिले रेस में शानदार वापसी हुई है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है, मैं यही सोच रही थी। मतलब ये है कि ये सिर्फ भारतीय रिकॉर्ड नहीं है। जब सचिन यादव, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो ये विश्व स्तर पर हमारी बढ़ती ताकत का सबूत है। मतलब अब हम सिर्फ हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप मौसम की बात कर रही हैं? हाँ, एथलीट्स अपनी फिटनेस और तकनीक को तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो आउटडोर खेल है और जो हमारा आम जनजीवन है उस पर प्रकृति हावी रहती है और यहीं हम मौसमी चुनौतियों की तरफ मुड़ते हैं। जी, 19 और 20 मार्च 2026 के लिए आईएमडी यानी मौसम विभाग की चेतावनियां काफी गंभीर है। मैंने देखा उत्तरी भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भयंकर मौसम होने वाला है। उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी में भारी बारिश और 3800 मीटर से ऊपर भारी बर्फबारी का अलर्ट है। और हवाओं की रफ्तार भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। बाप रे! और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट आ सकती है। ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान और बिजली गिरने का भी खतरा है। ये सब बहुत भयानक हो सकता है अगर लोग तैयार ना हों। मुझे ना ये आईएमडी का अलर्ट सिस्टम बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह लगता है, लेकिन यहाँ बात गाड़ियों की नहीं बल्कि इंसानी जान और प्रकृति के टकराव की है। ये बहुत अच्छी तुलना है। दृष्टि आईएएस के दस्तावेज के अनुसार आईएमडी का जो कलर कोड है वो ऐसे काम करता है। ग्रीन का मतलब है सब ठीक है, और येलो? येलो का मतलब है बी अवेयर, मतलब जागरूक रहे, कुछ दिनों तक खराब मौसम हो सकता है। फिर आता है ऑरेंज, जिसका मतलब है बी प्रिपेयर्ड, अत्यधिक खराब मौसम, यातायात बाधित हो सकता है। और उत्तराखंड में भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जैसी ही स्थिति है। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक होता है रेड अलर्ट, जिसका मतलब है टेक एक्शन, क्योंकि जीवन को सीधा खतरा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि प्रकृति की इन अप्रत्याशित ताकतों को समझना और भविष्यवाणी करना कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर आईएमडी इन चरम मौसमी घटनाओं की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर रहा है? हाँ, क्योंकि पहले तो अक्सर भविष्यवाणियां गलत हो जाती थी। बिल्कुल। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र के हालिया कार्यक्रमों को देखें तो जवाब मिल जाता है। उन्होंने नई दिल्ली में AI फॉर ओशंस यानी महासागरों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की। AI का इस्तेमाल महासागरों के लिए मौसम की भविष्यवाणी में। हाँ, अब सिर्फ बादलों को देखकर भविष्यवाणी नहीं होती। AI और डेटा मॉडलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। और जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के साथ टोक्यो में उनकी जो उच्च स्तरीय बैठकें हुईं, वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिखाती हैं। अच्छा, तो मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा शेयर किया जा रहा है। जी, मौसम और महासागरों की सटीक निगरानी की जा रही है। और ये आपदा प्रबंधन और यहाँ तक कि खेल आयोजनों जैसे हमारे आउटडोर टूर्नामेंट्स की योजना बनाने में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटें तो ये बहुत ही दिलचस्प रहा। संजू सैमसन की मानसिक तैयारी और भारत की वर्ल्ड कप जीत से लेकर ओडिशा के नए इंडोर स्टेडियम और यूपी के एथलीट्स के रिकॉर्ड्स तक। और ये सब दिखाता है कि इंसान लगातार अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की बर्फबारी और तूफानी हवाओं के बीच AI और विज्ञान हमें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सच कहूं तो ये सब जानकारी ये सोचने पर मजबूर करती है कि सही समय पर सही जानकारी का होना कितना जरूरी है। हाँ, चाहे वो खेल की पिच हो या मौसम का पूर्वानुमान, ये हमारे जीवन की दिशा तय करती है। और इसी से मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। वो क्या?
जब एआई महासागरों की हलचल और मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है और स्पोर्ट्स डेटा एक एथलीट के हर कदम का विश्लेषण कर सकता है, तो क्या भविष्य में खेल के मैदान पर जीत हार का फैसला खिलाड़ियों के पसीने से ज्यादा डेटा साइंटिस्ट्स और मौसम विज्ञानियों के एल्गोरिथम से तय होगा? ये तो सच में बहुत ही सोचने वाली बात है। शायद आने वाले वक्त में हमें इसका जवाब मिल जाए। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए भी ये एक विचार करने वाला सवाल है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।